नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर जो फर्स्ट पेपर है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पेपर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो छात्रों क्या है, इल्तुतमिश। छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगातार भारतवर्ष पर तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे और इन तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की और एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1192 में जो छात्रों युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, तराइन का युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। यह युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त कर लेता है और भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। कालांतर में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का खोखर जाति से युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी मारा जाता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का नाम क्या है छात्रों? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है और अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य की राजधानी कौन सी थी छात्रों? लाहौर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है, परंतु इस समय में वो भारत में आता था। तो इस प्रकार से ये अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाता है तथा अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर देता है। उत्तरी भारत तथा पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। पोलो खेल थे, तो 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है और ये अपने नाम के अनुसार ही आराम फरमाने वाला था, विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाला था, चरित्रहीन सुल्तान था। प्रजा की सुख दुख से इसको कोई लेना देना नहीं था। प्रशासनिक स्थिति थी गुलाम वंश की, वो डामाडोल हो रही थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर और जनता का जो सपोर्ट प्राप्त करके, जनता का सहयोग प्राप्त करके इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति है, इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने 1211 ईस्वी में सुल्तान का पद प्राप्त किया। और इस जो व्यक्ति है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आराम शाह। इसको इसने 1210 ईस्वी में पराजित कर दिया। लगभग कहा जाता है कि 8 महीने तक इसने शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बनता है और ये अपनी योग्यता के दम पर इसने गुलाम वंश में विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इल्तुतमिश द्वारा 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। कब किया इसने छात्रों? 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। छात्रों, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? किस जाति का था ये, तथा ये किस प्रकार से अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं छात्रों। इल्तुतमिश के पिता का नाम, इल्तुतमिश का जो पिता है उसका नाम था आलम खां। कहीं इसका पिता का नाम है इलम खां के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जाति, इल्तुतमिश की जो जाति थी, किस जाति का था ये? इलबरी।
इलबरी जाति का तुर्क था ये, इलबरी जाति का तुर्क। वंश इसका किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश का जो वंश है वो वंश है शमसी वंश। कौन सा वंश छात्रों? शमसी वंश। इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था तथा शमसी वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश का जो वास्तविक नाम है, इस इल्तुतमिश का जो वास्तविक नाम है छात्रों वो है, वास्तविक नाम इसका शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश छात्रों इसे इल्तुतमिश या अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है छात्रों। इसका ये वास्तविक नाम है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत सुंदर था, इसका आकर्षक व्यक्तित्व था, इसमें कई प्रकार की योग्यता थी, चतुर था ये तथा मिलनसार व्यक्ति था ये। इसी सुंदरता की, इसकी जो अद्भुत सौंदर्य के कारण तथा मिलनसार व्यक्तित्व के कारण इसके जो भाई थे, किसके? इल्तुतमिश के, वो भाई इससे घृणा करते थे, घृणा करते थे। और घृणा करते हुए इल्तुतमिश के भाइयों ने क्या किया? इल्तुतमिश के भाइयों ने इल्तुतमिश को बेच दिया। दास, प्राचीन समय में दास प्रथा विद्यमान थी जिसके अंदर स्त्री तथा पुरुषों को बेचा जाता था। इसी के अंतर्गत शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के भाइयों ने इसे बेच दिया। सर्वप्रथम इसके भाइयों ने एक घोड़े के व्यापारी को इसे बेचा। किसे बेचा? घोड़े के व्यापारी को। घोड़े का व्यापार करता था तो घोड़े के व्यापारी को बेचा, घोड़े के व्यापारी को बेचा। इसके बाद में घोड़े के व्यापारी से एक प्रधान काजी ने इसे खरीदा और प्रधान काजी के बाद में इसे ख्वाजा जलालुद्दीन नामक व्यक्ति ने, ख्वाजा जलालुद्दीन नामक व्यक्ति ने इसे खरीद लिया। इसके भाइयों ने इसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखते हुए पहले जो कि इससे घृणा करते थे तथा घृणा के चलते हुए इसे एक घोड़े के व्यापारी के पास में बेचा। घोड़े के व्यापारी से एक प्रधान काजी ने खरीदा और प्रधान काजी ने ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के एक व्यापारी को बेच दिया। छात्रों, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी था, जब ख्वाजा जमालुद्दीन इसे गजनवी के अंदर लेके गया तो मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भी इसे खरीदने का प्रयास किया परंतु इसे वहाँ बेचा नहीं। और जब इसे बेचा नहीं तो मोहम्मद गोरी ने संपूर्ण गजनी प्रांत में दासों को खरीदने पर ही रोक लगा दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन इल्तुतमिश को लेकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। किसे खरीदा? इल्तुतमिश को। किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। इल्तुतमिश योग्य था, चतुर था, आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, मिलनसार व्यक्ति था। अतः इल्तुतमिश के गुणों से प्रभावित हुआ। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उसने क्या किया? इल्तुतमिश को अपनी सेवा में ले लिया और बड़े बड़े पद प्रदान किए। इल्तुतमिश के गुणों से, इसकी वफादारी से खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बड़े बड़े पद प्रदान किए, जैसे सर जानदार। पहला इसे पद प्राप्त हुआ सर जानदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अंगरक्षकों का स्वामी इसे अंगरक्षकों का जो अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सर जानदार की उपाधि धारण की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के विश्वास पात्र अंगरक्षक थे उनका इसने अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा इसकी अद्भुत जो वीरता से खुश होकर अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया। अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से जो खुश होकर सर जानदार की उपाधि प्रदान की, फिर बाद में इसे अमीर शिकार का इसे पद प्रदान किया। और एक समय ऐसा आ गया कि इल्तुतमिश ने इसकी वीरता से, इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह भी इससे करवा दिया और इसे दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया, अर्थात इसे अपने समकक्ष दर्जा प्रदान कर दिया। इसकी जो कार्यकुशलता को देखकर, इसकी वीरता को देखकर, इसके व्यक्तित्व को देखकर इसे दास पद से भी मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी इससे करवा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश से घोर कठिनाइयों से निकलता हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में पहुंचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी योग्यता को समझा और योग्यता को समझकर इसे बड़े बड़े पद प्रदान किए। और जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब इल्तुतमिश क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित कर देता है और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से इल्तुतमिश ने क्या किया, 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने जो एक गुलाम के रूप में लगातार इसे बेचा जा रहा था, इसके भाई इससे घृणा करते थे। घृणा के चलते इसके भाइयों ने क्या किया, घोड़े के व्यापारी को बेचा। घोड़े के व्यापारी ने इसे एक प्रधान काजी को बेच दिया। प्रधान काजी ने ख्वाजा जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को बेचा और ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति ने दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत का शासक है इस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा व्यक्ति था जिसने इल्तुतमिश की व्यक्तित्व को पहचाना, इल्तुतमिश के वीरता को पहचाना, इल्तुतमिश की योग्यता को पहचाना और उसने उसे सरजानदार की उपाधि प्रदान की, सरजानदार का पद प्रदान किया। अर्थात अपने अंगरक्षक जो उसके कमांडोज थे उस समय, उन कमांडोज का उसने क्या किया, उस अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद में उसकी अद्भुत वीरता से प्रसन्न होकर अमीर शिकार का पद प्रदान किया उसे। और एक समय ऐसा आया जब उसने उसे, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, इल्तुतमिश से करवा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, विकट स्थिति के अंदर होते हुए भी इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर बड़े बड़े पद प्रदान किए। और एक समय ऐसा आया 1211 ईस्वी में जब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश भारत का सुल्तान बना। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एक इसका ये भी नाम है, गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता है। अर्थात ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जितने भी गुलाम थे उन सभी गुलामों में सबसे योग्य था, सबसे वीर था, निडर था, ये चतुर कुशल कूटनीतिज्ञ था, अतः इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसे जाना जाता है। छात्रों, जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी है, लाहौर है। लाहौर है, लाहौर में वो गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में और 1210 ईस्वी तक शासन करता है। परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब आराम शाह शासक बनता है। इल्तुतमिश उसे आराम शाह को पराजित करके और गुलाम वंश की जो राजधानी है, गुलाम वंश की क्या है, राजधानी, गुलाम वंश की छात्रों राजधानी पहले कौन सी थी, लाहौर। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर को राजधानी बनाया सर्वप्रथम गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की जो राजधानी है लाहौर, जो लाहौर से हटाकर और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ ले आता है, दिल्ली को राजधानी बनाता है। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। तो इस प्रकार से जो वास्तविक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहलाता है, दिल्ली सल्तनत में जो वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाता है, इल्तुतमिश।
छात्रों देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। परंतु दिल्ली में वास्तविक तौर पर तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक तथा दिल्ली में शमसी वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? इल्तुतमिश कहलाता है। भारत में जो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश भारत के में दिल्ली में सुल्तान बनता है। वो सुल्तान बन के अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है, परंतु सर्वप्रथम इसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों के चलते इल्तुतमिश उन कठिनाइयों को पार करके इल्तुतमिश एक सुव्यवस्थित शासन की व्यवस्था स्थापना करता है। छात्रों अभी सुल्तान तो ये बन गया है, लेकिन इल्तुतमिश के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। वो कठिनाइयों उन कठिनाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे छात्रों। जैसे इल्तुतमिश के समक्ष जो समस्याएं इल्तुतमिश के समक्ष क्या क्या समस्याएं, क्या क्या कठिनाइयां हैं। इसके जो समक्ष जो प्रथम जो समस्या है वो है अमीरों का विरोध। अमीरों का विरोध। इल्तुतमिश छात्रों एक योग्य व्यक्ति था, अपनी योग्यता के बल पर यह सुल्तान तक पहुंचा, परंतु इसके जो समकक्ष अमीर व्यक्ति थे, अर्थात इसके समकक्ष जो सूबेदार पद पे नियुक्त थे, ये सभी लोग दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। और जो अमीर तबके के लोग थे, अमीर जो वर्ग था, अमीर वर्ग ने इसका विरोध किया। क्यों किया इसका विरोध? क्योंकि ये गुलाम है और एक गुलाम होते हुए भी ये सुल्तान के पद पर पहुंच गया। इसलिए लगातार अमीर जो लोग थे, अमीर तुर्क के लोग थे, ये इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। इस षड्यंत्र में जो कुबाचा नाम का जो सूबेदार है और यलदोज नाम का सूबेदार मर्दान खां, तो ये जो तीनों सूबेदार हैं ये इसका अधिक विरोध कर रहे हैं। ये तुर्क अमीर हैं, ये भी अपने अपने साम्राज्य में प्रबल हैं और इन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया है। ये सभी मोहम्मद गोरी के गुलाम और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हुआ करते थे। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में कुबाचा, यलदोज, मर्दान खां इन्होंने स्वतंत्रता स्थापित कर ली और कुबाचा ने कुबाचा था, इसने सिंध व मुल्तान क्षेत्र में अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली और ये इल्तुतमिश को लगातार गद्दी से हटाने का प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त यलदोज तथा मर्दान खां हैं, ये भी लगातार विरोध कर रहे थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया। बिहार में खिलजी वंश के जो सरदार थे, खिलजी वंश के जो गवर्नर थे, वो भी विरोध कर रहे थे। तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समक्ष जो समस्या आई वो समस्या थी, कौन सी समस्या थी? अमीरों की, तुर्क अमीरों की समस्या थी। इस समस्या के कारण इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इस समस्या का निवारण करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो अगली जो समस्या थी वो थी सेना में विश्वास की समस्या। अर्थात जो अगली समस्या है सेना में विश्वास प्राप्त करने की समस्या। इल्तुतमिश शासक तो बन चुका था, सुल्तान बन चुका था, परंतु एक गुलाम को सुल्तान के रूप में अधिकतर लोग जैसे अमीर वर्ग हैं, ये काजी, मौलवी, उलेमा तथा जो धर्मगुरु थे, तो ये इसे सुल्तान स्वीकार नहीं कर रहे थे, लगातार षड्यंत्र कर रहे थे। तो इसके समक्ष एक समस्या ये भी थी कि जो सेना है, सुल्तान पद पर यदि उसे रहना है तो सेना के अंदर विश्वास जागृत करना पड़ेगा, सेना को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। इसलिए इल्तुतमिश ने सेना में विश्वास दिलाने के लिए, उसमें विश्वास पैदा करने के लिए
अली इस्माइल खां सेना का सेनापति था। उस समय इल्तुतमिश की सेना का सेनापति कौन है? अली इस्माइल खां। अली इस्माइल खां को अपनी तरफ मिलाने का उसने प्रयास किया, ताकि यदि सेनापति उसकी तरफ मिल गया तो सेना उसकी तरफ हो जाएगी, और विद्रोह, यदि कालांतर में कोई विद्रोह होता तो उस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने सेना में विश्वास प्राप्त करने का भी प्रयास किया। इसके समक्ष ये भी एक समस्या थी। और इसके अलावा अगला जो है दिल्ली की गद्दी। दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली की गद्दी के अनेक दावेदार, दिल्ली की गद्दी के अनेक दावेदार। छात्रों, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो ये बदायूं का गवर्नर था, अर्थात वहां का सूबेदार था ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी ये गुलाम भी था। इसी प्रकार से इससे भी बड़े बड़े पदों पर कई व्यक्ति नियुक्त थे, जो अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंधी बताकर, कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे योग्य सेनापति बताकर और दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अनेक उम्मीदवार हो गए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अमीर तुर्कों की समस्या में वही लोग थे जो इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं यहाँ पर भी, और गद्दी पर बैठना चाह रहे हैं, जैसे कुबाचा, यलदौज, मर्दान खां। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार की ये जो लोग हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाह रहे हैं और सुल्तान के विरुद्ध उसकी हत्या करने का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। अब इल्तुतमिश के सामने ये एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान करने का उसने प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के समय एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मंगोल आक्रमणकारियों की समस्या। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गए। ये भी एक उसकी बहुत जबरदस्त समस्या थी। मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे ये, और प्रारंभ में मंगोल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु कालांतर में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और इल्तुतमिश के समय मंगोलों का जो नेता था चंगेज खां ने क्या किया? ख्वारिजम नामक स्थान पर आक्रमण किया। ख्वारिजम, कौन आक्रमण कर रहा है? चंगेज खां ने ख्वारिजम नामक स्थान पर आक्रमण किया, और ख्वारिजम का जो राजकुमार है जलालुद्दीन है ख्वारिजम का राजकुमार, इसका ये पीछा कर रहा है, और पीछा करता करता ये कहां पर आ गया? ये भारत में आ गया। अब जो ख्वारिजम का जो राजकुमार है जलालुद्दीन, ये भागने लगा अपने प्रांत ख्वारिजम से, और भागता भागता सिंधु नदी को पार करके ये दिल्ली के निकट आ गया, और इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। अब इल्तुतमिश दुविधा के अंदर फंस गया कि यदि मैं इसे शरण दे देता हूं तो चंगेज खां, जो कि मंगोल आक्रमणकारी है, अत्यंत ही बर्बर आक्रमणकारी है, इनके आक्रमण का सामना मैं नहीं कर सकता हूं, और यदि इस जलालुद्दीन को शरण देता हूं तो वो चंगेज खां मेरे पे आक्रमण करेगा, और यदि मैं शरण नहीं देता हूं इसे तो उसके आक्रमण से तो बच जाऊंगा, परंतु जलालुद्दीन मंगवानी, इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मंगवानी, तो जलालुद्दीन मंगवानी क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो दोनों तरफ से फंस गया है। जटिल समस्या आ गई है कि इसको सहायता दे या नहीं दे। तो इस प्रकार की समस्या से भी इल्तुतमिश क्या हुआ? परेशान था। इसके अतिरिक्त राजपूत राजाओं की समस्या, मंगोल आक्रमण की समस्या तो विद्यमान थी ही, इसके अलावा जो राजपूत राज्य थे, राजपूत राज्यों की समस्या। राजपूत राज्यों की समस्या, जैसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र पे जो हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, वो क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य की लगातार वृद्धि कर रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और इल्तुतमिश को ये लग रहा था कि यदि इन राजपूत राजाओं को रोका नहीं गया तो ये कभी भी दिल्ली पर आक्रमण कर सकते हैं। अतः जो दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे दोआब, ग्वालियर, मारवाड़,
अजमेर, नागौर, मालवा, रणथंभौर, कालिंजरा, रणथंभौर, जालोर। इन क्षेत्रों में राजपूतों ने अपनी शक्ति प्रबल कर ली थी और ये कभी भी इल्तुतमिश पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए राजपूतों के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर भी इल्तुतमिश क्या था, चिंतित था। उसे लग रहा था कि लगातार जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत शासकों ने तुर्कों का प्रतिरोध किया और तुर्क जो भारत में लंबे समय के प्रयास के बाद में सफलता प्राप्त करके और अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुए। अतः ये राजपूत क्या है कि ये राजपूत तुर्कों को भारत में रहने नहीं देंगे और ये कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। और राजपूत जो राज्य थे जिनमें दोआब का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है, मारवाड़, अजमेर, नागौर और मालवा, कालिंजरा, रणथंभौर का क्षेत्र है। तो ये जो इस क्षेत्र के राजपूत राजा हैं अपनी शक्ति को बना रहे हैं और ये कभी भी दिल्ली पर आक्रमण करके इल्तुतमिश को वहां से खदेड़ सकते हैं। तो ये भी एक उसके पास में एक भयंकर समस्या थी। इसके अतिरिक्त राजपूतों की समस्या के अतिरिक्त उसके समक्ष एक समस्या और थी, खोखर जाति की समस्या। कौन सी? खोखर जाति की समस्या। छात्रों, पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में खोखर जाति का प्रभुत्व स्थापित था और खोखर क्या कर रहे थे, लगातार अपने साम्राज्य की वृद्धि कर रहे थे। 1206 ईस्वी में खोखरों ने क्या किया, 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब खोखर जाति पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी को पराजित किया और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो खोखरों की तुर्कों से पुरानी दुश्मनी भी थी और इल्तुतमिश भी ये जानता था कि खोखर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और खोखर जाति अपना प्रभाव बढ़ाकर दिल्ली पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और वो मोहम्मद गोरी की हत्या का बदला भी लेना चाहता था। अतः खोखरों की भी एक प्रकार से समस्या थी। संपूर्ण झेलम तथा सिंधु नदी के क्षेत्र पर, जो पंजाब का क्षेत्र है, सिंधु तथा झेलम नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है, उस पर खोखरों ने आधिपत्य स्थापित कर दिया। अतः खोखरों की भी समस्या इल्तुतमिश के समक्ष आई। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश का पक्ष कमजोर। इल्तुतमिश का क्या था, पक्ष कमजोर था। इल्तुतमिश का पक्ष कमजोर। इल्तुतमिश के सामने ये भी एक समस्या थी कि इसका पक्ष क्या है कि बहुत कमजोर है। कमजोर क्यों? क्योंकि गुलाम था और इसे दिल्ली की जनता का कुछ ऐसा तबका था, कुछ ऐसा वर्ग था जो इसे सुल्तान नहीं मान रहा था। क्यों? क्योंकि उसे जो अमीर जैसे कुबाचा है, यलदोजा है, मर्दान खां है, उलेमा है, मौलवी है, धर्मगुरु है, ये भड़का रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को कि ये गुलाम व्यक्ति है और गुलाम व्यक्ति शासक कैसे बन गया। तो इसका पक्ष कमजोर है। तो ये अपने कमजोर पक्ष के चलते भी ये भयभीत है कि इसे सुल्तान पद से कभी भी हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि इसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन कठिनाइयों को इसने दूर करने का प्रयास किया। तो छात्रों, इसके समक्ष क्या आई, तुर्की जो अमीर व्यक्ति थे, तुर्की अमीर व्यक्ति इसे शासक बनना नहीं देना चाहते थे और वो स्वयं बनना चाहते थे। दिल्ली थी, दूसरी समस्या थी दिल्ली की गद्दी के अनेक दावेदार थे, जैसे यलदोज है, कुबाचा है, मर्दान खां है, ये सभी इसे हटाकर और दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। इसके समक्ष राजपूत राजाओं की समस्या है, जो राजपूत राजा जालोर में, अजमेर में, कालिंजरा में, ग्वालियर में लगातार क्या कर रहे हैं कि अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और ये कभी भी दिल्ली पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी समस्या क्या है, इसकी समस्या है खोखर जाति की। 1206 ईस्वी में खोखर जाति द्वारा मोहम्मद गोरी है, गोरी की हत्या कर दी गई थी। खोखर
तुर्कों के पुराने दुश्मन हैं और खोखरों ने झेलम तथा सिंधु नदी के मध्य जो पंजाब का क्षेत्र है, उपजाऊ प्रांत है, उस उपजाऊ क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश का पक्ष भी कमजोर है। जो अमीर तुर्क हैं, मौलवी, उलेमा, धर्मगुरु, ये सभी जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इल्तुतमिश को एक गुलाम समझते हैं और गुलाम समझ के इसे शासन नहीं करने दे रहे हैं और इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से घिरे रहने के बाद भी इल्तुतमिश ने क्या किया, इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार से छात्रों इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किया और समाधान करके इल्तुतमिश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो अब छात्रों समाधान हो रहा है, किसका समाधान हो रहा है छात्रों, इल्तुतमिश की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान कर रहा है इल्तुतमिश। समस्याओं का समाधान इल्तुतमिश क्या कर रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर रहा है, समस्याओं का समाधान करने के लिए वो कर रहा है छात्रों, पहली जो उसकी समस्या है उसका समाधान करने के लिए इसने क्या किया, तुर्की अमीरों का दमन। इल्तुतमिश के खिलाफ जो व्यक्ति लगातार षड्यंत्र कर रहे थे उन व्यक्तियों को इल्तुतमिश ने बंदी बनवा लिया, उनकी खाल खिंचवा कर उनमें भूसा भरवा कर और नगर के परकोटे के बाहर जो मुख्य दरवाजा है उस पर टांग दिया। कुछ अमीरों को कारावास की सजा दी इसने, कुछ अमीरों को मौत के घाट उतार दिया इसने। इस प्रकार से इसने क्या किया, अमीर जो तुर्की लोग थे, अमीर जो इसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे थे, उन षड्यंत्रकारियों को इसने क्या किया, उनका दमन कर दिया। इसके अतिरिक्त बदायूं, अवध, वाराणसी का जो क्षेत्र था, यहाँ पर तुर्क जो अमीर थे ये अधिक षड्यंत्र कर रहे थे। कौन सा क्षेत्र, बदायूं, वाराणसी, दोआब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुर्क अमीर अधिक विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ के तुर्क अमीरों पर इसने जबरदस्त आक्रमण किए और इन तुर्क अमीरों को मौत के घाट उतारना प्रारंभ किया। अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसने क्या किया, चालीसा मंडल का गठन। चालीसा मंडल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया छात्रों, चालीसा मंडल का गठन किया। चालीसा मंडल में कौन थे, 40 गुलाम सदस्य। चालीसा मंडल में छात्रों 40 गुलाम सदस्य आते थे। उनका 40 गुलाम सदस्यों के एक संगठन का उसने क्या किया कि एक निर्माण किया और इस निर्माण के अंतर्गत उसने अपने जो विश्वास पात्र जो 40 गुलाम थे उन 40 गुलामों को एकत्र किया और ये गुलाम सदैव ही इल्तुतमिश की सुरक्षा करते थे और इल्तुतमिश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 40 जो गुलाम सदस्य दल है, इस दल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तुर्कान ए चहलगानी। दूसरा जो इसका नाम है छात्रों वो है इसका नाम चरगान। चालीसा दल, 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का दल। तो इस प्रकार से छात्रों अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि देखते हुए इसने अपने विश्वास पात्र जो 40 गुलाम थे उन गुलामों को संगठित किया, उसका एक दल बनाया जिसे तुर्कान है चहलगानी चरगान 40 दल, 40 अमीर गुलामों का दल। इस प्रकार से इस दल को जाना जाता है और इस दल ने इल्तुतमिश की बड़ी ही तत्परता से सहायता की तथा प्रशासन चलाने में भी उसकी मदद की। तो इस प्रकार से छात्रों इसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए
चालीसा दल का गठन किया। ये चालीसा दल जो चालीसा मंडल था, इसमें जो तुर्क गुलाम थे वो कौन थे? वो ऐसे गुलाम थे जो उन अमीरों के विरोधी थे जो लगातार इल्तुतमिश के प्रति षड्यंत्र स्थापित कर रहे थे, जैसे कुबाचा है, यल्दोज है, मर्दान खां है, ऐसे लोगों के विरोधी थे। कौन थे? ये 40 जो अमीर गुलाम थे। तो इसने इन्हीं गुलामों को लेकर और चालीसा दल की स्थापना की। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो अगली इसकी समस्या थी, यल्दोज की समस्या थी, उस यल्दोज का इसने दमन किया। यल्दोज का दमन, यल्दोज का दमन। इल्तुतमिश का जो प्रबल प्रतिद्वंदी था वो था यल्दोज। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद यल्दोज भी क्या कर रहा था? गद्दी पर बैठने का प्रयास कर रहा था और इसने एक विशाल क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यल्दोज ने इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब यल्दोज तथा इल्तुतमिश के मध्य जो युद्ध हो रहा है वो हो रहा है तराइन का तीसरा युद्ध। तो कौन सा युद्ध हो रहा है छात्रों? तराइन का तीसरा युद्ध हो रहा है। छात्रों, आपने तराइन का प्रथम युद्ध देखा होगा 1191 ईस्वी में तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, और 1192 ईस्वी में तराइन का कौन सा युद्ध होता है? दूसरा युद्ध होता है। तराइन का मैदान कहां पर है छात्रों? तराइन का मैदान है हरियाणा के अंदर। तराइन का मैदान कहां पर छात्रों? हरियाणा में स्थित है। इस मैदान में 1191 तथा 1192 में पहले 2 युद्ध हो चुके हैं। अब जो तीसरा युद्ध हो रहा है, तीसरा युद्ध किसके बीच में हो रहा है? इल्तुतमिश व यल्दोज। इल्तुतमिश व यल्दोज के मध्य जो ये तीसरा युद्ध हो रहा है 1215 ईस्वी के में ये युद्ध होता है। छात्रों, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है। छात्रों, किसमें होता है? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं। 1192 ईस्वी में फिर वापस युद्ध होता है। किसमें होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। यल्दोज तथा इल्तुतमिश के मध्य 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में भयंकर युद्ध होता है। इल्तुतमिश अपने प्रबल प्रतिद्वंदी यल्दोज को इस युद्ध में बंदी बना लेता है और बंदी बना के इसे बदायूं कहाँ ले जाता है? बदायूं। बंदी बनाकर इसे बदायूं ले जाता है और बदायूं के अंदर यल्दोज की क्या करता है? हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से 1215 ईस्वी में यल्दोज का इल्तुतमिश ने पूरी तरह दमन कर दिया और अपने आप को इसने सुरक्षित किया। इसी प्रकार से छात्रों, इसकी जो समस्या है, इसकी समस्या में कुबाचा का दमन करना। कुबाचा नाम का जो सूबेदार है, कुबाचा का दमन। कुबाचा नाम का जो सूबेदार है छात्रों, ये भी क्या कर रहा है कि लगातार विद्रोह कर रहा है और इसने सिंध, पंजाब तथा मुल्तान के क्षेत्र पर इसने क्या किया? पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर, मुल्तान तथा सिंध पर इसने विजय प्राप्त कर ली और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली है। कुबाचा के विद्रोह का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया। कुबाचा क्या कर रहा है छात्रों? कुबाचा सिंध, मुल्तान तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं। पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कुछ क्षेत्र इन क्षेत्रों पर जो कुबाचा ने अधिकार प्राप्त कर लिया है और कुबाचा ने अब क्या किया कि लाहौर पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा कहाँ आक्रमण कर रहा है छात्रों? लाहौर पर आक्रमण कर रहा है। लाहौर पर आक्रमण करने के बाद छात्रों, ये लाहौर पर जब आक्रमण कर लेता है और लाहौर पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसकी बात की जानकारी इल्तुतमिश को लगती है। इल्तुतमिश एक विशाल सेना लेकर लाहौर की तरफ बढ़ता है और कुबाचा को जब इस बात का पता चलता है कि एक विशाल सेना लेकर इल्तुतमिश लाहौर की तरफ आ रहा है, तब
इल्तुतमिश ने क्या किया कि सेना लेके वो आ रहा है, तब कुबाचा वहां से भाग जाता है और भागते समय वो जब जैसे ही सिंधु नदी को पार कर रहा होता है, उस सिंधु नदी के अंदर डूबकर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कुबाचा सिंधु नदी में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कुबाचा नामक जो उसका विद्रोही है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है छात्रों, इल्तुतमिश द्वारा तुर्की अमीरों का दमन किया गया, और इसके अलावा कुबाचा का दमन किया गया, यल्दोज का दमन किया गया। तो इस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। छात्रों, अगली उसकी समस्या थी राजपूत राज्यों की समस्या। ये प्रबल एक समस्या थी उसके समक्ष, राजपूत राज्यों की समस्या। राजपूत राज्यों की समस्या, राजपूत राज्यों की समस्या। छात्रों, इल्तुतमिश के समक्ष राजपूत राज्यों की समस्या विद्यमान थी। राजपूत राज्यों की समस्या के अंतर्गत जालोर, अजमेर, नागौर, सांभर, मेवाड़, ग्वालियर, कालिंजरा, दोआब, इस प्रकार से दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र जहां लगातार राजपूत राज्य अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, अपने साम्राज्य की वृद्धि कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने क्या किया कि राजपूत राज्यों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर पे आक्रमण किया। छात्रों, कहाँ किया? रणथंबोर पे आक्रमण किया। इसके बाद 1227 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण किया और 1230 ईस्वी में अजमेर, सांभर, जालोर के क्षेत्रों पर इसने क्या किया? विजय स्थापित कर ली। 1233-34 में इल्तुतमिश ने मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह पर आक्रमण किया। किस पर किया छात्रों? जैत्र सिंह पर। मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ पर आक्रमण हो रहा है 1233 ईस्वी, 1233-34 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के शासक हैं रावल जैत्र सिंह पर आक्रमण किया। छात्रों, जब रावल जैत्र सिंह पर आक्रमण होता है तब रावल जैत्र सिंह इल्तुतमिश को भूताला युद्ध में पराजित कर देते हैं। छात्रों, भूताला का जो युद्ध मैदान है वर्तमान समय में राजसमंद जिले में श्रीनाथद्वारा के निकट स्थित है। 1233-34 में इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ के शासक, उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह इल्तुतमिश को बुरी तरह पराजित करते हैं और इल्तुतमिश को मेवाड़ में किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। इल्तुतमिश मालवा पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? मालवा पर ये आक्रमण करता है। मालवा पर आक्रमण करके ये हिंदू मंदिरों को तोड़ देता है तथा भगवान महाकाल, जो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान महाकाल के मंदिर पर आक्रमण करता है और उसे तोड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से छात्रों, इल्तुतमिश ने रणथंबोर, जालोर, सांभर, अजमेर, मेवाड़, मालवा, ग्वालियर, दोआब, कालिंजरा, इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। परंतु 1233-34 का जो मेवाड़ पर आक्रमण होता है उसमें इसे किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजपूत राज्यों की समस्या थी उन समस्याओं का भी समाधान करने का इसने प्रयास किया। छात्रों, इसके समक्ष जो अगली समस्या थी वो थी खोखर जाति की समस्या। किसकी समस्या थी छात्रों? खोखर जाति की समस्या। खोखर जाति की समस्या ये भी एक प्रबल समस्या थी। इसके समक्ष